नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। प्रवीण ट्यूटोरियल्स ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में आप फ्री मटेरियल्स जैसे वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक, नोट्स इत्यादि फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 100 से भी अधिक टेस्ट पेपर है। ठीक है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके अलावा यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेस डिजाइन किए जा चुके हैं और आगे भी डिजाइन किए जाएंगे, जैसे सोशियोलॉजी, ठीक है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था जो डिजाइन किए जा चुके हैं। ये बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट है। सिलेबस को क्रम अनुसार टू द पॉइंट कंप्लीट किया गया है। आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच प्रचार प्रसार करें। ठीक है, चलिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रामीण साख। ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे 2018 मेंस में ये 15 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रामीण साख क्या होता है। ग्रामीण साख क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रामीण साख कहलाता है। ठीक, या किसानों को हल, बीज, खाद, ठीक है, या अन्य उपकरण खरीदने के लिए जिस साख की आवश्यकता होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? ग्रामीण साख कहते हैं। ठीक है, किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रामीण साख है, या किसानों को हल, बीज, खाद, उर्वरक, अन्य उपकरण खरीदने के लिए जिस साख की आवश्यकता होती है, जिस ऋण की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है ग्रामीण साख। ठीक, ग्रामीण साख यानी कि जो ऋण है जो किसानों को लेना है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन सा ऋण हो सकता है और वो कितनी कितनी अवधि के लिए मिलता है। ठीक है, तो ग्रामीण साख का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है अल्पकालिक साख, अल्पकालिक साख या ऋण। ठीक, दूसरा है मध्यकालीन साख या ऋण। ठीक, तीसरा है दीर्घकालीन साख या ऋण। ठीक है, तो देखते हैं अल्पकालीन ऋण क्या है। ऐसा ऋण जो किसानों को 6 महीने की अवधि से लेकर 12 महीने तक की अवधि के लिए मिलता है, क्या कहलाता है? अल्पकालिक या अल्पकालीन ऋण कहलाता है। अल्पकालीन साख या अल्पकालीन ऋण कहलाता है। ठीक, इस ऋण को क्यों दिया जाता है? ताकि किसान बीज खरीद सके, किसान उर्वरक खरीद सके, किसान पशु चारा इत्यादि खरीद सके। ठीक, मध्यकालीन ऋण यह 1 साल की अवधि से 5 साल की अवधि तक के लिए होता है। इस ऋण को किसानों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ताकि किसान खेती में सुधार कर सके। ठीक, किसान कृषि उपकरण खरीद सके। ठीक है, वैसे दीर्घकालीन ऋण 5 साल की अवधि से लेके लगभग 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इस ऋण को इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसान खेत खरीद सके, किसान बड़ी मशीनें खरीद सके, ट्रैक्टर खरीद सके, हार्वेस्टर खरीद सके, थ्रेसर खरीद सके। ठीक है, तो ये ग्रामीण साख का वर्गीकरण 3 भागों में, अल्पकालीन साख या ऋण, मध्यकालीन साख या ऋण, दीर्घकालीन साख या ऋण। 6 महीने से 12 महीने की अवधि के लिए, 1 साल से 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल से अधिक अवधि के लिए किसान क्या क्या खरीदेगा अल्पकालीन ऋण से? बीज, उर्वरक, पशु चारा इत्यादि। मध्यकालीन ऋण से खेती में सुधार कराएगा, कोई कृषि का उपकरण खरीदेगा। दीर्घकालीन ऋण से खेत खरीद सकेगा या कोई बड़ी मशीन खरीद सकेगा। ठीक, अब ये ऋण किसान कहां से प्राप्त करते हैं, यानी कि कौन कौन से स्रोत है जहां से किसानों को ये ऋण मिलेगा, ये साख की पूर्ति होगी, साख की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखते हैं। इसके 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं। एक का नाम है संस्थागत स्रोत, ठीक, जो किसी समूह, संगठन या किसी संस्था से लेगी। दूसरा गैर संस्थागत स्रोत, जिसपे कोई संगठन या कोई समूह या कोई संस्था नहीं होगी। ठीक है, तो ग्रामीण साख के 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत है संस्थागत स्रोत, ठीक। दूसरा है
गैर संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत। ठीक, सबसे पहले देखते हैं संस्थागत स्रोत। ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत। संस्थागत का मतलब है कोई संस्था, कोई संगठन या समूह जहां से किसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें हम संस्थागत स्रोत के अंदर रखते हैं? तो सबसे पहला है सरकार। ठीक, दूसरा है सहकारी बैंक या सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंक। तीसरा, किसान कहां से लोन ले सकती है, ऋण ले सकती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। अगला स्रोत जो संस्थागत स्रोत कहलाती है वो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और पांचवा है व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोतों को समझाइए तो 5 स्रोत याद रखेंगे: सरकार, सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और व्यापारिक बैंक। सबसे पहले देखते हैं सरकार। ठीक है, सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण किसानों को प्रदान किया जाता है। ठीक, ये ऋण मुख्यतः जब बाढ़ आ जाए खेतों में या सूखा पड़ जाए तभी दी जाती है। ठीक है, बीज खरीदने के लिए दी जाती है, हल खरीदने के लिए दी जाती है या खाद खरीदने के लिए दी जाती है। ठीक, इस ऋण को तकावी ऋण कहा जाता है। इस ऋण को क्या कहा जाता है? तकावी ऋण। ठीक है, फिर से देखें, सरकार अल्पकालीन ऋण किसानों को प्रदान करती है उस समय जब खेतों में बाढ़ या सूखा आ जाए। सरकार किसानों को बीज, हल, खाद, उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए यह ऋण प्रदान करती है और इस ऋण को तकावी ऋण भी कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं सहकारी बैंक। राज्य में सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य में सहकारी बैंक की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय। ठीक है, जिसमें पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति। ठीक है, प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति, ये त्रिस्तरीय है। राज्य में सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है: राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति। ठीक, अब ये तीनों हैं क्या? राज्य सहकारी बैंक राज्य की सबसे बड़ी सहकारी बैंक है। राज्य सहकारी बैंक राज्य की सबसे बड़ी सहकारी बैंक है। इन्हें ऋण कहां से मिलता है? तो इनको पैसा कहां से मिलता है? आरबीआई से मिलता है। और कहां से मिलता है? नाबार्ड से मिलता है। ठीक, फिर ये राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करती है। ठीक, वैसे केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर की सबसे बड़ी बैंक होती है, इसे जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। इन्हें ऋण राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त होता है तथा ये प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों को ऋण प्रदान करती है। ठीक, अगला प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति। यहां से किसान अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण प्राप्त करते हैं और इन्हें ऋण कहां से मिलता है? केंद्रीय सहकारी बैंकों से मिलता है। ठीक है, बस इतना लिखेंगे। इसके अलावा प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति का गठन करने के लिए किसी गांव या किसी क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसका गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो सहकारी बैंक में आप इतना लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई। ठीक, आगे चलकर इसका विलय कर दिया गया। भारत सरकार के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975। आगे चलकर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके इसका नाम क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, अगला देखते हैं नाबार्ड।
नाबार्ड को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ये राज्य सहकारी बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को तथा मार्क फेड को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है या ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र की या कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक होती है। इसमें नाम में ही इसका काम क्लियर है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बैंक कौन सी? नाबार्ड, जो सहकारी बैंकों को या व्यापारिक बैंकों को तथा मार्कफेड, ठीक, जो धान की खरीदी करती है मार्कफेड, ठीक, उसको पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करती है। अगला देखते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग तो करती है, साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी किसानों को या कृषि से संबंधित ऋणों को प्रोत्साहन देती है। ठीक, यह किसानों को हल, बीज, खाद, उर्वरक, उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये रहा ग्रामीण साख के संस्थागत स्त्रोत। ठीक, 5 की पॉइंट्स याद रखना है, इसको 3-3 या 4-4 लाइन एक्सप्लेन करना है। ठीक, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर का, 15 नंबर यानी कि लगभग आपके पास 22 लाइन्स है, 5 की पॉइंट है। ठीक, तो 3-3 लाइन लिखेंगे तो 5 या 15 लाइन हो जाएंगी। इसके अलावा थोड़ा सा ग्रामीण साख क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 में से कम 10, 11, 12 तक तो मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्त्रोत। ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्त्रोत उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको की पॉइंट्स याद रखना है कि गैर संस्थागत स्त्रोत कौन कौन से हैं, किसे किसे कहा जाएगा गैर संस्थागत स्त्रोत। तो गैर संस्थागत स्त्रोत का मतलब है ऐसे स्त्रोत जो कोई समूह, संगठन, सत्ता या संस्था नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्त्रोत कौन कौन से हैं, मतलब यदि किसानों को लोन लेना होगा तो वो बैंक नहीं जाएंगे। ठीक है, नाबार्ड के पास नहीं जाएंगे, सरकार के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, अपने मित्रों के पास चले जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे, किसी साहूकार के पास चले जाएंगे, तो उन्हीं को कहा जाता है गैर संस्थागत स्त्रोत। ठीक, तो कौन कौन से गैर संस्थागत स्त्रोत हो सकते हैं, तो साहूकार या महाजन। ठीक, दूसरा कोई व्यापारी, तीसरा कोई कमीशन एजेंट। ठीक, चौथा अपने मित्रों से किसान ऋण ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से भी किसान ऋण ले सकता है। बस, तो ये हो गया ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्त्रोत। ठीक, क्विक रिवीजन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्रामीण साख की परिभाषा। ग्रामीण साख की परिभाषा के बाद हमने पढ़ा इसका वर्गीकरण, फिर पढ़ा इसके स्त्रोत जो 2 भागों में बटे हैं, एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। ठीक है, तो ये कंप्लीट 15 नंबर का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, लगभग 12 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर से देखें, ग्रामीण साख किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, किसानों को खाद, बीज, उर्वरक, उपकरण खरीदने के लिए जिस साख की, जिस ऋण की आवश्यकता होती है वही ग्रामीण साख कहलाता है। 3 भागों में बांटा, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ठीक, अब ये ऋण कहां से लेंगे, तो संस्थागत स्त्रोतों से लेंगे, गैर संस्थागत स्त्रोतों से भी ले सकते हैं। गैर संस्थागत कोई संस्था या समूह या संगठन या सत्ता नहीं है, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, व्यापारी, साहूकार, महाजनों से ऋण लेना। कहां से ऋण लेना है, गैर संस्थागत स्त्रोतों से ऋण लेना है। संस्थागत स्त्रोतों में आपने पढ़ा सरकार, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड इत्यादि। जो संस्था है, जो संगठन, समूह या सत्ता है, वहां से ऋण प्राप्त करना कौन सा स्त्रोत है, संस्थागत स्त्रोत है। बस, ठीक है, तो ये ग्रामीण साख कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक,
इसका कंप्लीट कोर्स प्राप्त करने के लिए प्रवीण ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ 99 रुपए में उपलब्ध है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने दोस्तों के बीच प्रचार प्रसार करें। थैंक यू सो मच।